हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम देखते जा रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव समय दर समय बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसका जो अंतराल है वो इतना छोटा नहीं है कि हम उसको हर महीने के हिसाब से समझ रहे हों, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिसके बाद हमें ये पता चल रहा है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जब से हमने इसके आकलन को करना शुरू किया है तब से हमें पता चलता है कि पूर्व औद्योगिक युग का जो समय था या फिर 1850 के बाद से अगर हम लगातार देखेंगे तो इसमें वृद्धि होती जा रही है और जो पृथ्वी के अंतर्गत जो तापमान है उसकी औसत रूप से उसमें अंतर स्पष्टता दिखाई देने लगा है। इससे जुड़ी हुई कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं जो ये बताती हैं कि इस बार का जो मार्च का महीना था, मार्च 2023, वो अब तक का रिकॉर्ड किया गया दूसरा सबसे गर्म मार्च का महीना था। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, पहला मार्च का महीना कौन सा था और किस तरह से हम इस पूरे प्रक्रिया को या इस पूरी विसंगतियों को देखना है, आज के टॉपिक में हम समझेंगे। मार्च 2023 रिकॉर्ड पर दूसरा सबसे गर्म महीना, किस तरह से इसको दर्ज किया गया है, क्या क्या आंकड़े बताते हैं और किस तरह से इस तरह की जो चिंताएं सामने आ रही हैं उनका समाधान हो सकता है। एक सवाल ये भी है कि मार्च 2023 यहां पर दर्ज किया गया है, पहला कब दर्ज किया गया था और इसके बीच में अंतर क्यों है। तो मार्च 2023 वॉज द सेकेंड वार्मेस्ट मार्च, नॉट द फर्स्ट। व्हाट डज दिस मीन, यानी कि अगर गर्मी की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं तो मार्च 2023 को पहला होना चाहिए, यानी कि सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन दूसरा सबसे गर्म है। देखेंगे चर्चा में क्यों है, इस बात को अभी और समझेंगे। इसके अलावा जलवायु परिवर्तनशीलता एक शब्द है, उसके किस तरह से प्रभाव हो रहे हैं पृथ्वी के अंतर्गत वो समझेंगे। यहाँ पर एक एनोमली शब्द की चर्चा है, यानी जो विसंगति है वो क्यों है, इतना जो उतार चढ़ाव है वो क्यों आ रहा है, कभी ज्यादा दिखता है कभी कम, इसको समझेंगे। लंबी अवधि की प्रवृत्तियों में किस तरह से ये पूरी घटनाएं होंगी, इनके क्या प्रभाव होंगे, क्या निष्कर्ष हो सकता है। और एक सवाल जो कि आपसे मेंस की परीक्षा में पूछा जा सकता है, डिमांड करेगा, अगर प्रीलिम्स में भी कोई सवाल बने आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। जीएस पेपर 3 जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन मुद्दों से जुड़ता है। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस समय जो महीने हैं जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है उनको रैंक किए जाने की प्रवृत्ति देखने को मिल रही है और पिछले वर्षों के गर्म महीनों से उनकी तुलना की जा रही है। तो ऐसे ही कुछ जो मानक वाले कार्य हैं वो अलग अलग स्तर पर एजेंसियों ने संभाला है और यूएस की एक एजेंसी है जिसने इस तरह की जानकारी दी है। पता चला है कि मार्च 2023 रिकॉर्ड पर दूसरा सबसे गर्म महीना है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर, स्थानीय लोगों पर, स्थानीय मौसम पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो विसंगति से जुड़ी हुई जो रिपोर्ट है वो यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी की गई है। एक तरह की मासिक रिपोर्ट जारी करते हैं ये, और इससे जुड़ी हुई जो सालाना रिपोर्ट है उसका सारांश है वार्षिक रूप से, वो भी सामने आता है। तो अभी पता चला कि ये दूसरा सबसे गर्म महीना है। तो जो पहला है वो कौन सा था, पहला या फिर कहीं सबसे ज्यादा गर्म की बात आती है तो 2016 सबसे ज्यादा गर्म वर्ष के रूप में रिकॉर्ड किया गया था। तो मार्च 2023 में दूसरा है, पहला 2016 था। 21वीं सदी का सबसे बड़ा एल नीनो भी 2016 में घटित हुआ था, जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट था इसका बहुत ज्यादा था। और हम कह सकते हैं कि 2016 के गर्म होने में इस एल नीनो की घटना का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था, जो कि अपने आप में किसी भी समय के दौरान या फिर हम कहें भारत के संदर्भ में जो गर्मी के महीनों की स्थिति है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो इसके लिए कहा गया है कि इसने मिनी ग्लोबल वार्मिंग को ट्रिगर कर दिया था 2016 में जो एल नीनो घटित हुआ था। तो जनवरी से मार्च औसत तापमान की विसंगति हमें देखने को मिलती है और इस विसंगति को अगर देखें तो रिकॉर्ड पर चौथा सबसे गर्म अवधि के रूप में हम 2023 को दर्ज कर सकते हैं। यानी अब तक जनवरी से मार्च के दौरान जो गर्माहट है वो 2023 में जो दर्ज हुई है वो चौथी सबसे ज्यादा है। अब 2016 के बाद अगर आप देखेंगे तो 2017 में उससे गर्म क्यों नहीं हुआ, 2018 में उससे गर्म क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे भी कुछ कारण है। यानी कि लगातार आप एक पैटर्न पर इसको नहीं देखेंगे कि 16 गर्म, 17 उससे ज्यादा गर्म, 18 उससे ज्यादा गर्म, इसके बीच में अंतर आएगा। इसको ही विसंगतियों के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो जैसा कि वो सवाल हो सकता है कि मार्च 2023 दूसरा सबसे गर्म क्यों रहा और सबसे ज्यादा गर्म क्यों नहीं रहा। तो प्रत्येक वर्ष का जो मार्च है पिछले वर्ष के मार्च की तुलना में अधिक गर्म हो सकता है या अधिक ठंडा हो सकता है। इसके पीछे जो कारण है उनमें आप देखेंगे एल नीनो जैसी घटनाएं और प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता प्रमुख कारण है। कई बार एल नीनो की स्थितियां बनती हैं, कई बार ला नीना की स्थितियां बनती हैं। इन दोनों ही स्थितियों पर हमने पहले भी चर्चा की है, लेकिन अभी एक बार और हम इनको फिर से
देख लेंगे। तो इसकी वजह से अस्थायी रूप से तापमान में वृद्धि होती है और फिर तापमान कम होने लग जाता है। तो दोनों ही स्थितियां जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर भी इम्पैक्ट डालती हैं, लेकिन हमें यह समझना है कि प्रभाव किस तरह से आगे बढ़े हैं, क्योंकि अगर हम इन एनोमलीज को नहीं समझ पाएंगे तो उससे हट करके हम पूरे इम्पैक्ट को कैसे देख पा रहे होंगे। यानी हम ये मान के चलेंगे कि ऐसा तो होता ही है, अभी मान लीजिए एल नीनो का वर्ष चल रहा है तो गर्माहट होगी, फिर ला नीना आएगा तो फिर हमें पता चलेगा कि फिर जो ठंडक है वो बढ़ गई है या वर्षा की स्थितियां बढ़ गई हैं। लेकिन ओवरऑल जो स्थितियां हैं उसमें भी अंतर है। यहां पर आपको दिखाई देगा ग्लोबल लैंड एंड ओशन की स्थिति दी हुई है। मार्च के महीने का जो तापमान अंतराल है, जब हम इसको दशकों के हिसाब में देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि वाकई में इसमें कितनी वृद्धि हुई है। तो ये 1850 से शुरू है और गया है 2023 तक। इसमें आपको दिखाई देगा कि तापमान का जो अंतर है वो लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लेकर के गए हैं कि कितनी वृद्धि है 0 से, और यहाँ पे 0 से 0.80 का जो नकारात्मक तापमान है वो दर्ज किया गया है कि सामान्य से ज्यादा ठंडा है और सामान्य से ज्यादा गर्म है। आपको इस आंकड़ों को ऐसे देखना है। तो 1870 से 1890 के बीच का एक समय ऐसा आया था जब सामान्य से अधिक गर्म था। उसके बाद आप देखेंगे मोस्टली ठंडा ही बना रहा था, और 1970 के बाद या फिर 1950 के बाद फिर इसमें अलग अलग समय पर वृद्धि होती गई है। 2010 के बाद से ग्राफ अप है, हालांकि अप एंड डाउन है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये बढ़ रहा है पिछले समय की तुलना में। और 1970 के बाद से या 80 के बाद से इसमें फिर अगर दिखता है तो गिरावट फिर नहीं ही आई है। हम कहें 1990 के बाद से तो नहीं ही है, इसमें लगातार वृद्धि ही दिखाई देती है। विसंगति के कारकों में लगभग आप समझ गए होंगे। पहला तो भूमि, महासागर और वायुमंडल प्रक्रियाओं के कारण। कौन कौन सी? भूमि, महासागर और वायुमंडल, तीनों ही स्तर पर जो दशाएं हैं वो तापमान को, जलवायु को प्रभावित करेंगी। अब इसमें एल नीनो वर्ष और ला नीना वर्ष का भी बहुत योगदान है, जिसका वैश्विक जलवायु पर अलग और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अगर किसी साल एल नीनो वर्ष होगा तो उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको पता है कि पूर्व और पश्चिम, सामान्य वर्षों में अगर आप देखेंगे तो जो गर्म जल का स्थानांतरण है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, ठीक। वहीं अगर वह वर्ष अल नीनो हो जाए तो उसमें जो गर्म जल है उसका स्थानांतरण या संचरण है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होने लग जाएगा, और दक्षिण अमेरिका में पेरू के निकट ये गर्म जलधाराएं पहुंच करके इस दिशा में लो प्रेशर क्रिएट करेंगी, जिसकी वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया वाले हिस्सों में मानसून कम हो जाएगा और गर्म जो महीने हैं वो बढ़ जाएंगे। उल्टा कर दें इसको, अगर ला नीना की कंडीशंस होंगी तो सामान्य दशाओं में, जैसा कि हमने जिक्र किया कि पूर्व से पश्चिम की ओर गर्म जल का प्रवाह होगा या संचरण होगा, ला नीना की कंडीशन उसको और बढ़ा देगी। तो यहां पर जो लो प्रेशर है या जो गर्म जल है वो क्रिएट हो जाएगा, और उसकी वजह से जो बारिश की स्थितियां हैं, मानसून है, वो भारत की ओर ज्यादा बढ़ेगा। भारत में सर्दियों के महीने में वृद्धि हो सकती है, और जो वर्षा का पैटर्न है उसमें भी वृद्धि आपको दिखाई देगी। तो लंबी अवधि की प्रकृति क्या बताती है? अभी के समय अगर हम समझे तो भारत में पश्चिम से उत्तर भारत की ओर भयानक गर्मी की स्थितियां हैं और मौसम की विसंगति हमें दिखाई देती है। जैसे अगर हम अलग अलग राज्यों की एक बार चर्चा करें, मुंबई में अगर हम देखें तो मार्च ठंडा रहा। उत्तर पश्चिम भारत में देखें तो अतिरिक्त प्री मानसून की बारिश दिखाई दी, यानी कि मानसून था भी नहीं और मानसून के पहले वाली जो बारिश है ठीक ठाक बारिश हुई दिल्ली जैसे क्षेत्रों में। केरल और ओडिशा को अगर आप देखें तो यहां पर जो गर्मी है बहुत ज्यादा रही और गर्म लहरें या हम कहें हीट वेव्स वहां पर चलती हुई दिखाई दी। अरब सागर को देखें तो उम्मीद से ज्यादा गर्म है। ऐसे में अरब सागर में आने वाले समय में मानसून अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर यही प्रवृत्ति जारी रही तो वहां पर चक्रवातीय दशाएं भी बन जाएंगी, तो ये आगे चल करके नुकसान हो सकता है। यहां पर आपको दिखाई देगा इसमें अलग अलग समय में, यानी कि लैंड एंड ओशन टेम्परेचर डिपार्चर फ्रॉम एवरेज मार्च 2023, यानी कि सामान्य मार्च 2023 की तुलना में यहां पर आपको दिखाया गया है कि भूमि और महासागरों के स्तर पर कितना अंतर रहा। यानी जो आपको नीले रंग से दिख रहे हैं वहां पर ठंडा रहा, औसत से ठंडा मार्च, और जहां पर आपको दिख रहा है चटक लाल, इसका मतलब है कि औसत से कहीं ज्यादा गर्म। इसी दिशा में आपको समझना है। तो भारत की स्थितियां आपको यहां पर दिखाई देंगी। उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर भारत यहां पर कहीं गर्म दिखाई दे रहा है, जो आपको सफेद रंग से दिख रहा है, मतलब कि वो सामान्य मार्च की दशाएं हैं। वहीं अगर आप महाराष्ट्र वाले क्षेत्र के पास देखेंगे,
ठीक, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि औसत से ठंडा रहा। तो अलग अलग स्तर पर जो विसंगतियां हैं वो पूरे विश्व में हमें दिखाई देती हैं। अब इसका प्रभाव क्या है? तापमान पर जो विसंगतियां हैं उसका वितरण वैश्विक स्तर पर है। हम ये नहीं कह सकते कि केवल भारत में ही मार्च का महीना अलग अलग स्तर पर हमें तापमान को दिखा रहा है या तापमान यहाँ दर्ज हो रहा है, पूरे विश्व में ऐसा दिख रहा है। इसके अलावा भूमि, महासागर और वायुमंडल की जो प्रक्रियाएं हैं उसके चलते मौसम और जलवायु की गतिशीलता का निर्धारण होता है कि किस तरह से जलवायु के अंतर्गत मौसम की प्रवृत्तियां बनेंगी। अब ग्लोबल वार्मिंग चूंकि बढ़ती जा रही है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये हमें हर वर्ष के स्तर पर बढ़ती हुई दिखेगी, लेकिन प्रवृत्तियां ये बताती हैं कि ये हमें दशकों के स्तर पर यहाँ पर जो अंतराल है वो हमें दिखाई देगा, यानी कि दशकों के स्तर पर जो वृद्धि है, अंतर है, वो दिखाई देगा। अब 2023 का जो साल है ये वाला, इसको एल नीनो वर्ष होने की उम्मीद है और ये हो सकता है कि मई जून के आसपास एल नीनो की स्थितियां बननी शुरू हो जाएं। हालांकि अगर ये होता है तो मानसून यहाँ पर कमजोर हो जाएगा और बारिश उतनी नहीं होगी जितनी हम अनुमान करते थे। और चूंकि अभी तक लगभग 2 से 3 सालों तक ला नीना का प्रभाव रहा है भारत की स्थितियों में और प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में, इस वजह से इतनी गर्मी महसूस नहीं हुई, बारिश भी ठीक ठाक हुई है। अब दशकीय स्तर पर अगर आप अंतराल को समझें तो यहाँ पर आपको दिखेगा 0 से नीचे और 0 से ऊपर कितना अंतर रहा ग्लोबल टेम्परेचर पर। तो 1890 का दशक लगभग सामान्य से कम था तापमान। अगर आप आएंगे 1930 से 1950 के बीच में तो फिर यहाँ पर एक बार वृद्धि दिखाई देती है। फिर 1970 के बाद से 2010 के दशक तक आपको वृद्धि दिखाई देगी। यही है दशकीय वृद्धि जिसकी हमने चर्चा की है। तो ओवरऑल टॉपिक में अगर आप ये समझें कि अब क्या किया जाना चाहिए, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई जो भी बैठकें होती हैं वहां पर इस तरह की रिपोर्ट्स बहुत प्रासंगिक है और उस बदलते हुए पैटर्न की ओर इशारा करती हैं और हमें स्पष्ट विवरण देती हैं कि किस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसे में हमें जो कदम उठाने हैं वो अभी ही एक्शन लेना है और ऐसी बातें कई बार उन बैठकों में भी सामने निकल करके आती हैं। अगर कोई सवाल बने, सवाल कैसे बन सकता है? जैसे कई एजेंसियों द्वारा जारी की गई वैश्विक जलवायु विसंगति रिपोर्टों में दशकीय अंतराल पर जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य मानव समाज को त्वरित कार्रवाई की ओर चेतावनी देते हैं, कार्रवाई की चेतावनी देते हैं। चर्चा कीजिए 250 शब्दों में आप इस पूरी घटना को जिसका हमने यहाँ पर जिक्र किया है या फिर इस पूरे परिदृश्य को आप लिख सकते हैं। आपको लिखना है कि इस तरह से रिपोर्ट्स हैं, आज के समय में इस तरह से रिपोर्ट्स निकल करके आ रही हैं, उसमें महीनेवार भी जो अंतर है वो दिखाई देता है, विसंगतियां दिखाई देती हैं और फिर इसके कुछ उदाहरण ये हैं और फिर इस तरह से हमें चेतावनी मिलती है और हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो आप इसको फ्रेम कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। पढ़ते रहिए। शुक्रिया।